हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे भाई? हम लोग पढ़ रहे थे इंटरनेट वाला चैप्टर। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इसी से आपका जो भी एड्रेस है किसका, वेबसाइट का, वो शुरू होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसमें वेबसाइट और वेब पेज शामिल हैं। इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स ली ने सर्न जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया था। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था, इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वेंशन या इन्वेंटेड, इन्वेंटेड इन 1989 बाय टिम बर्नर्स ली। ठीक है, इन सर्न जिनेवा स्विट्जरलैंड। यह मूल रूप से इंटरनेट सर्वर का एक सिस्टम है जो स्पेसिफिकली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। इसमें डॉक्यूमेंट को एक मार्कअप लैंग्वेज में फॉर्मेट किया जाता है जिसे हम लोग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं। इसका मतलब HTML। ठीक है, HTML एक लैंग्वेज है जिसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, वेबसाइट को बना सकते हैं, वेब कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, जो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो फाइल को सपोर्ट करता है। www ठीक है, www मूल रूप से, ठीक है यहाँ ठीक है, www मूल रूप से दुनिया भर में वितरित लाखों सर्वर वाला एक लार्ज क्लाइंट सर्वर सिस्टम है। www को W3 या वेब भी कहा जाता है। यह एक इंफॉर्मेशनल स्पेस है। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्स को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, वही जो कल हम लोग पढ़े थे बच्चों, URL के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, जहाँ HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। इन वेब डॉक्यूमेंट को हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप जितना भी वेबसाइट खोलते हैं गूगल पे जो खोलते हैं वो हाइपर लिंक के द्वारा रहता है। तभी आप जब क्लिक करते हैं ना तो आप सीधे उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हाइपर लिंक के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे आप क्लिक करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे और वो पूरा पेज खुल जाएगा। ठीक है, जैसे यूट्यूब है तो www.youtube.com। ठीक है, गूगल पर सर्च करिए यूट्यूब तो ऐसे आ जाएगा कई लिंक बन के, आप उसको क्लिक करिए और वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। ठीक है बच्चों, वेब पेज। अब वेबसाइट का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हिस्सा आपका वेब पेज है। ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, एक वेब पेज आमतौर पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा फुल फॉर्म। ठीक है, एक वेब पेज आमतौर पर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हम इंटरनेट के जरिए आसानी से देख सकते हैं। इस तरह के वेब पेज में वेब लिंक का भी उपयोग किया जाता है जिससे उसी वेबसाइट के अदर पेज या दूसरी वेबसाइट में जाया जा सकता है। ठीक है, वेब लिंक वही आपका हाइपर लिंक है जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट पर सीधे जा सकते हैं। ठीक है, तो किस में लिखा जाता है, ये पहले ही बताए थे फिर बता दे रहे हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। डोमेन नेम या DNS। ठीक है, DNS मतलब क्या होता है, डोमेन नेमिंग सिस्टम। एक ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिससे हम किसी वेबसाइट को इंटरनेट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अधिकांश ऑर्गेनाइजेशन डोमेन नेम का उपयोग करते हैं जो याद रखना आसान है। प्रत्येक डोमेन नेम एक आइडेंटिफायर के साथ समाप्त होता है जो आपको बताता है कि यह किस प्रकार की वेबसाइट है। ठीक है, जो भी डोमेन नेम आपको मिलता है, जैसे डोमेन नेम का मतलब .com, .in, .edu, ठीक है, .gov, तो ये डोमेन नेम है और ये आपको बताएगा कि कौन सी वेबसाइट किस चीज़ से रिलेटेड है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है करंट डोमेन आइडेंटिफायर, इसको देखते हैं। जैसे पहला आपका दिया है .com, कॉमर्शियल वेबसाइट जो होगी, .edu एजुकेशनल वेबसाइट,
.gov गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, .net इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, .mil मिलिट्री की साइट और .org ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक, और भी है इसमें .arts आर्ट एंड कल्चर, .firm बिजनेस, .info इंफॉर्मेशन, .norm इंडिविजुअल वेबसाइट, REC मतलब इंटरटेनमेंट रिलेटेड, .स्टोर शॉप एंड, ठीक है, शॉप्स, और .web ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे डोमेन नेम है आपके जिससे हमें पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर वेबसाइट किस लिए बनी है, ठीक है। जैसे किसी का .com हो गया तो हमें पता चलेगा कि ये कमर्शियल वेबसाइट है, ठीक है। तो ऐसे ही है ये। अब वेबसाइट दो प्रकार की होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स। वेबसाइट दो तरीके की होती है, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक, ठीक है। स्टैटिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिनके वेब पेज में निश्चित कंटेंट होते हैं, ठीक है। मतलब वो चेंजेस ज़्यादा नहीं होंगे, वो कंटेंट क्या है, फिक्स हैं। इस तरह के वेबसाइट में हर यूज़र को एक ही कंटेंट दिखाई देता है, चाहे वो दुनिया के कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकता है। इस तरह के वेबसाइट को बनाना काफ़ी आसान होता है क्योंकि इसमें HTML कोडिंग की ज़रूरत होती है। स्टैटिक वेबसाइट में किसी तरह की डेटाबेस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही किसी वेब प्रोग्रामिंग की। स्टैटिक वेबसाइट उनके लिए सही है जिनके कंटेंट में चेंज नहीं करने पड़ते और एक ही कंटेंट सालों तक रहता है, सभी यूज़र उसी कंटेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए स्टैटिक वेबसाइट का मतलब वो वेबसाइट है जिसकी चीज़ें बदलेंगी नहीं लंबे समय तक, ठीक है। मतलब वेबसाइट जो बन गई वो सेम रहेगी उसी तरह एज इट इज़। तो लंबे समय तक जब वेबसाइट नहीं बदलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक वेबसाइट। उसमें कंटेंट फिक्स रहते हैं कि यही कंटेंट हमारे रहेंगे, ठीक है। इसीलिए देखिए यहाँ पे लिखा है कि स्टैटिक वेबसाइट उनके लिए है जिनके कंटेंट में चेंजेस नहीं करने पड़ते और एक ही कंटेंट सालों तक रहता है, सभी यूज़र उसी कंटेंट को यूज़ करते हैं। यदि इसके कंटेंट में किसी तरह के चेंजेस करना हो तो आप खुद ही से कोडिंग करके एक एक पेज में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए चेंज इसमें भी होता है पर लंबे समय तक कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। और जब चेंज करना होगा तो हम लोग खुद ही क्या करेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट, डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जिसका कंटेंट हर यूज़र के लिए अनुसार रहता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है आपका ये स्टैटिक में आपका सरकारी रिजल्ट.com, ठीक है। इसमें जो भी जानकारी है वो सबके लिए क्या है, सेम है, ठीक। वो अपडेट भी होगी तो वो सबके लिए अपडेट होगी, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट वो वेबसाइट है जिसका कंटेंट हर यूज़र के अनुसार बदलता है। इसमें HTML के अलावा और भी कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। डायनेमिक वेबसाइट इंफॉर्मेशनल होने के साथ साथ फंक्शनल भी होती है। इसे बनाने के लिए दोनों सर्वर साइड और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ हो किया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए डायनेमिक में आपका फेसबुक है, जो व्यक्ति लॉगिन करेगा उसके लिए वो लॉगिन पेज अलग, ठीक है। होम पेज जो आएगा वो सबके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। जब कोई यूज़र किसी डायनेमिक वेबसाइट पे कोई पेज ओपन करता है तो पहले वो डायनेमिक कोड के थ्रू चेंज हो जाता है, लेकिन एंड में जो पेज ओपन होता है वो एक स्टैटिक वेब पेज होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, अमेजॉन है, ठीक है। अमेजॉन हो गया आपका, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, इसका होम पेज सबके लिए सेम रहता है, ठीक है। पर आखिरी में जब पेमेंट वाला मोड आता है तो वो सबके लिए क्या रहता है, ठीक है। होम पेज सबके लिए अलग रहेगा, आप जो प्रेफरेंस दिए होंगे उसी हिसाब से आपका क्या गुड्स दिखेगा। पर जो पेमेंट वाला मोड है ना वो बच्चों सबके लिए क्या रहेगा, सबके लिए सेम रहेगा, ठीक है। वहाँ पे सबके ऑप्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। UPI है कि बैंक है कि क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू IP एड्रेस। IP एड्रेस एक नंबर है जो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान करता है, ठीक है। जैसे हम लोग के घर का एड्रेस होता है वैसे ही जो कंप्यूटर इंटरनेट पर कनेक्ट होते हैं उनका भी एड्रेस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, IP एड्रेस, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल।
जो इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर या डिवाइस की पहचान करता है। यह एक एड्रेस के समान है जो यह बताता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिसीव हो रही है और इसे कहाँ पर सेंड करना चाहिए। ठीक है, आईपी एड्रेस स्पेसिफिक रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल द्वारा सेंड डेटा और रिसोर्स और डेस्टिनेशन की पहचान करते हैं। आईपी एड्रेस का बेसिक वर्जन ARPANET द्वारा 1983 में विकसित किया गया था। ठीक है, और आईपी एड्रेस सबके लिए क्या हो सकता है बच्चों, यूनिक होगा। ठीक है, मतलब सबका आईपी एड्रेस क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, वर्तमान में इंटरनेट की दुनिया में दो आईपी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। एक आपका IPv4 है, एक आपका IPv6 है। ठीक है, वर्तमान मतलब अभी करंट में। ठीक है, आगे IPv4 क्या है। IPv4 सबसे व्यापक मतलब सबसे बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव रूप से यूज़ किया जाने वाला इंटरनेट प्रोटोकॉल है। IPv4 एड्रेस को एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाता है जिसमें 4 भाग होते हैं, जिसकी रेंज 0 से 255 तक होती है और प्रत्येक संख्या को डेसिमल से बदलते हैं। ठीक है, IPv4 32 बिट एड्रेस का उपयोग करता है जिसके प्रत्येक भाग 8 बिट का होता है। IPv4 में लगभग 4.3 बिलियन आईपी एड्रेस हैं। इन एड्रेस में कुछ एड्रेस प्राइवेट नेटवर्क और मल्टीकास्टिंग एड्रेस है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये IPv एड्रेस लिखा है, ठीक है, ये लिखा है आपका 172.16.254.1। देखिए सेपरेट कैसे है, डेसिमल से। ठीक है, सेपरेट कैसे है, डेसिमल से। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे 4 भाग में बटे होते हैं। तो 4 भाग में आपका ये देखिए, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। और सेपरेट कैसे है, डेसिमल से। ठीक है, और मैक्सिमम कहाँ जाएगा, 255। कहाँ से, 0 से। तो ये 254 आपका है। ठीक है, अब IPv4 एड्रेस में क्लासेस होते हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। अब ये क्या करता है, ठीक है, अब क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D जो है आपका, ये अलग अलग है। ठीक है, क्लास A में आपका होता है, ये है, यहाँ से शुरू है और यहाँ पे ख़त्म है। ठीक है, क्लास B आपका 128 से है, 127 पे ख़त्म है, और 191। क्लास C आपका 192 से है, 223। ये क्लास D 224 से है, 239। और क्लास E क्या है, 240 से 255। और आखिरी वाला आपका क्या है, 255। ठीक है, अब देखिए क्लास D और क्लास E जो है वो रिज़र्व है, ये मल्टी कास्टिंग ग्रुप के लिए रिज़र्व है और ये फ्यूचर यूज़ के लिए। ठीक है, और बाकी अभी जो यूज़ हो रहा है वो आपका यही यूज़ हो रहा है। ठीक है, फ्यूचर यूज़ लिखा है तो मतलब भविष्य के लिए है, और ये सिर्फ मल्टी कास्टिंग ग्रुप को दिया था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग IPv6 में। IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, IPv4 से भी अच्छा है, लेटेस्ट है। IPv6 को इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स द्वारा IETF विकसित किया गया है। IPv6 को IPv4 की जगह यूज़ किया जाता है। IPv6 128 बिट का है, IPv4 क्या था, 32 बिट का। ठीक है, IPv6 का एड्रेस 4 हेक्साडेसिमल डिजिट के 8 ग्रुप में बटा होता है। ठीक है, द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिन समूहों को कॉलन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में मतलब क्या आता है, देखिए 1 से 9, ठीक है, हेक्साडेसिमल में क्या आता है आपका, 0 से 9 और A से F। तो इसका मतलब अगर ये हेक्साडेसिमल पे है तो ये कैसा है आपका, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक मतलब नंबर अल्फ़ाबेट सब आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 4 4 के 8 समूह में, और डिवाइड किससे होता है, ये सेमी कॉलन से। IPv4 कॉमा से और ये सेमी कॉलन से। ठीक है बच्चों, ये
आपका हेक्साडेसिमल पे है, इसीलिए ये अल्फ़ा न्यूमेरिक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए पढ़ते हैं आईएसपी का रोल और आईएसपी। आईएसपी मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे कि आपका इस समय एयरटेल, बीएसएनएल, ठीक है, जियो, जो भी व्यक्ति आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है वो आपका क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है जो कस्टमर का या यूज़र को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। आईएसपी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 में। ठीक है, तो देखते हैं टीयर 1 क्या है। टीयर 1 हाई लेवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क लाइन टीयर 1 द्वारा ही स्थापित की जाती है। ये न सिर्फ क्षेत्रीय लेवल पर नेटवर्क लाइंस स्थापित करते हैं, बल्कि दूसरे देश में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए समुद्र के नीचे से इंटरनेट केबल बिछाते हैं। ठीक है, कौन? टीयर 1। तो टीयर 1 को एक तरह से हम क्या समझ सकते हैं? इंटरनेशनल। ठीक है, एक देश से दूसरे देश में। टीयर 1 आईएसपी वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कॉर्नर्स को जोड़ते हैं। टीयर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सीधे लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि ये उसे टीयर 2 को बेचती है। ठीक है, मतलब ये ऐसे लिंक बना है, टीयर 1 से कहाँ जाएगा बच्चों? टीयर 2 में, और फिर टीयर 3 में। ठीक है, टीयर 2 आईएसपी एक सर्विस प्रोवाइडर है जो टीयर 1 और टीयर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में कनेक्ट होता है। ठीक है, टीयर 2 प्रोवाइडर पियरिंग एग्रीमेंट के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करते हैं। साथ ही इंटरनेट तक पहुंचने के लिए टीयर 3 आईएसपी को से चार्ज लेते हैं। ठीक है, सेम यही चीज़ है। देखिए, टीयर 2 क्या है? लिंक है। ठीक है, टीयर 1 और टीयर 3 के बीच में लिंक है, कौन? टीयर 2। ये इससे परचेज करता है और इसको सेल करता है। ठीक है, और ये क्या करता है? कंज्यूमर को देता है। या फिर टीयर 3 कंज्यूमर हो सकता है। ठीक है, टीयर 3 आईएसपी लास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो टीयर 2 आईएसपी से इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर यूज़र तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है टीयर 3 के बाद ही कौन आता है? आपका कंज्यूमर आता है। ठीक है, टीयर 3 के बाद आपका कौन आता है? कंज्यूमर आता है। ठीक है, तो टीयर 1, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3, फिर कंज्यूमर या कस्टमर, जो भी आप जानते हो। ठीक है, आइए अगला टॉपिक है रोल ऑफ आईएसपी। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का रोल क्या है? आईएसपी एक माध्यम है जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कस्टमर के पास वाले इंटरनेट गेटवे से कनेक्ट करता है। जैसे हमें नेट चलाना है, तो अब हमारा सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल है, जियो है, तो अगर ये नहीं होगा तो फिर हम नेट कैसे चलाएंगे? तो सर्विस प्रोवाइडर ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, आईएसपी अपने कस्टमर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक मॉडेम प्रोवाइड करता है, जैसे आजकल राउटर भी है। आईएसपी वर्ल्ड वाइड वेब के यूज़र के लिए इंफॉर्मेशन सर्विस को जोड़ता है। यह यूज़र को इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की सर्विस को यूज़ करने की परमिशन देता है। आईएसपी अपने कस्टमर के लिए एंटीवायरस सिस्टम एप्लीकेबल करके वायरस के प्रसार से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आईएसपी कस्टमर के लिए वेब होस्टिंग, ठीक है, क्या करता है? वेब होस्टिंग, मतलब आप वेबसाइट चलाएंगे तो वो सारा काम कौन करेगा? आईएसपी ही करेगा। ईमेल सर्विस, डोमेन नेम का मैनेजमेंट भी कौन करता है? आईएसपी। तो इसीलिए कहा जाएगा कि इंटरनेट का आईएसपी इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ठीक है, ISP is one of the important aspect of इंटरनेट। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल की सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।